इसकी क्या स्टैंडिंग आप समझते हैं भारत में साइबर फ्रॉड की? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास, उसकी अगर सबसे बड़ी कोई कड़ी है तो वो बैंक है। कि साइबर फ्रॉड बैंकिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कितना छोटा हो सकता है और कितना बड़ा हो सकता है? जैसे आपका अकाउंट नंबर है, जैसे आपका डेबिट कार्ड नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, ये जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए। कई लोगों को फ़ोन आते हैं बैंकों से केवाईसी अपडेशन के लिए। ये केवाईसी अपडेशन क्या होता है और इसमें फ्रॉड करके कैसे लोगों को परेशान किया जाता है? के से नो, वाई से योर, सी से कस्टमर। नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनकर शर्मा द डिटॉक्स शॉपर पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो, जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट जो आपकी नॉलेज को एनहेंस करते हैं और आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाते हैं। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार दिनकर जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। मैं सर आपका जब मैंने प्रोफाइल आपका थोड़ा रिसर्च किया तो पाया कि आप शायद एक समाज सेवक के रूप में ज़्यादा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हमें ऐसे समाज सेवकों की भी ज़रूरत है जो साइबर क्राइम, साइबर के एरिया की टेक्नोलॉजी को समझते हों और लोगों को उनसे बचाव की जानकारी देते हों। सबसे पहले मैं चाहूँगा आपका वेलकम करते हुए एक छोटा सा प्रोफाइल, आपकी ये शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहाँ से हैं और इस सेक्टर में आपने स्पेशलाइजेशन कैसे प्राप्त किया? मैं आपको बताऊं दिनकर जी कि आपकी तरह हमारी तरह मेरा भी जीवन जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार से रहा। जी। अजमेर हमारी पृष्ठभूमि रही। अजमेर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज से हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की और उस समय भी मीडिया से थोड़ा बहुत जुड़ाव था, क्योंकि शुरू से मन के अंदर एक चीज़ थी कि कहीं ना कहीं हम समाज के लोगों से जुड़ें, किस तरीके से हम समाज की सेवा किसी भी करें। माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। किसी भी माध्यम से मुझे आज भी याद आता है कि कॉलेज के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में जो वरिष्ठ साथी थे, उनके साथ में मैंने वहाँ के जो स्थानीय अखबार थे, दैनिक न्याय और दैनिक नवज्योति, उससे प्रिंट मीडिया की शुरुआत की। बहुत कुछ सीखने को मिला। और क्योंकि जैसे हर मध्यम वर्गीय माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका जो बेटा है, अ, वो गाना भी आपने सुना होगा कि बड़ा पापा होके कहते हैं, नाम करेगा। पापा कहते हैं पापा बड़ा कहते हैं कि बड़ा बड़ा काम होके नाम करेगा। करेगा। तो वो चीज़ हमारे फादर ने भी हमें थोड़ी बहुत संस्कारों में डाल दी थी कि कुछ ना कुछ हम करें। और हमारे फादर भी रेलवे में थे, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की पद से वो सेवानिवृत्त हुए और शुरू से उन्होंने ये संस्कार दिए कि कुछ ऐसा करो कि लोग याद करें। और आज उन्हीं के संस्कारों की और हमारे माँ के संघर्ष की कहानी है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। और उससे भी ज़्यादा संतोष इस बात का है दिनकर जी की अजमेर से जो यात्रा शुरू हुई, सोच थी कि कहीं ना कहीं पत्रकार बने, प्रिंट मीडिया से जुड़ें, अच्छा। लेकिन ना जाने क्यों कहीं आंकड़ों के जाल में आ गए हम। बैंकिंग से शुरुआत हो गई और बैंकिंग से आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीज़ों को किया। और आज भारतीय स्टेट बैंक जैसे बैंक से अनुभव लेकर के आज भी भारतीय स्टेट बैंक के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन एक फ्रीलांसर के रूप में कोशिश ये रहती है कि जो युवा पीढ़ी आ रही है उनको बैंकिंग के बारे में जानकारी दें, उनको बैंकिंग और सामाजिक के रूप में जानकारी दें। आप सहमत होंगे दिनकर जी कि मेरा ये मानना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास, उसकी अगर सबसे बड़ी कोई कड़ी है तो वो बैंक है। बैंक ही एक ऐसा साधन है जहाँ पर हम हमारे ग्रामीण परिवेश में बैठे आखिरी व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं। और उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए मुझे इस बात का संतोष रहा कि अ, मैं बैंक के साथ जब था तो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्र में मैंने काम किया। साइबर सिक्योरिटी के लिए हमने जो जागरूकता फैलानी चाहिए ग्राहकों के अंदर, उसके लिए हम लोग एक माध्यम बने। पूरा एक टीम का प्रयास रहा। और जिस तरीके से फ्रॉड बढ़ रहे हैं दिनकर जी, मैं एक बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि फ्रॉड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहली बार हो रही है। हमारा जैसा जो देश है भारत, इतना विशाल देश, जी। इसकी क्या स्टैंडिंग आप समझते हैं भारत में साइबर फ्रॉड की? मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। अगर मैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो हमें संतोष होता है, गर्व होता है कि हम आज भारत की विश्व की सबसे जो 5 अग्रणी अर्थव्यवस्था। अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके अंदर हमारा नाम शामिल है। लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो उसके साथ के अंदर इस तरीके के साइबर फ्रॉड का भी विकास हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत आज जो है अग्रणी देशों में है।
अगर हम बात करें तो अगर किस टॉप दृष्टि से अग्रणी? साइबर फ्रॉड जिसकी संख्या जो है उसके अंदर भारत बहुत आगे है। जो पिछला सर्वे मुझे याद आता है कि भारत जो है वो अग्रणी 10 देशों के अंदर शामिल है, अच्छा। जिसके अंदर बहुत दूसरे देश भी शामिल हैं। और भारत के अंदर भी शिकार होने वाले लोगों की संख्या जो है हर साल बढ़ती जा रही है। अभी जैसे जैसे हम बात आगे करेंगे तो जो सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, बैंकों की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं कि इन साइबर अपराधों के अंदर कमी लाई जाए, साइबर फ्रॉड में कमी लाई जाए। पिछले साल का ही अगर मैं आंकड़ा आपके साथ मुझे सही याद आ रहा है तो लगभग 2200 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड की घटनाएं भारत के अंदर हुई है 2024 में। 2200 करोड़ रुपए? 2200 करोड़ रुपए, तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी का, छोटे मोटा देश चल सकता है इतने पैसों में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, छोटे मोटे देश की शायद जीडीपी हो इतनी। और दुख जब होता है कि जब एक हमारा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति या एक साइबर फ्रॉड करने वाले के लिए कोई भेदभाव नहीं है। वो किसी राजनेता को भी अपना शिकार बना सकता है, बैंकर को भी अपना शिकार बना सकता है और एक काश्तकार को भी अपना शिकार बना सकता है। और ये राशि तो मैं वो जिक्र कर रहा हूँ जो राशि रजिस्टर्ड हुई, रिपोर्टेड। रिपोर्टेड है। और जो ऐसे छोटे मोटे साइबर फ्रॉड की घटनाएं होंगी जहां उन लोगों ने उस नुकसान को अपनी नियति मान करके सहन कर लिया होगा, वो चुप बैठ गए होंगे, वो राशि तो अलग होगी दिनकर जी। तो मुझे लगता है कि जागरूकता और अवेयरनेस फैलाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के समाज इस में। वजह से आप इस क्षेत्र में, हाँ, इस वजह आपकी से प्रोफाइल यहाँ। आज मुझे इस चीज़ का संतोष भी है कि जो नए बैंकिंग लोग हैं, जो भी मीडिया के साधन हैं, जहाँ कहीं भी मुझे चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे समाज के लोग हों, चाहे हमारे मीडिया के साथी हों, उन सबके साथ जब भी बात साझा करने का होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे मीडिया के साथी दिनकर जी इस तरीके के अपराधों से बच गए हों। कई हमारे साथी हैं वो भी शिकार हुए हैं, वो भी नागरिक हैं। और हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी जो नारी शक्ति है, उनको भी इस संबंध में जागरूक करने का, अभी जो अजमेर की न्यूज़ का आपने जिक्र जी किया, जी। उसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि उसमें दोनों दंपत्ति शामिल थे, मतलब पति और पत्नी दोनों को डिजिटल अरेस्ट किया। दोनों को डिजिटल अरेस्ट सामान्यतः किया। ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं तो बहुत मैं तो आप लोगों का आज फिर एक बार धन्यवाद करूंगा कि आपने इस प्रसंग को चुना और अपनी बात को उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की। और हमारी सार्थकता तभी होगी दिनकर जी जब हम एक या दो लोगों को भी अगर साइबर फ्रॉड से बचा सके, तो हम लोगों की आज की वार्ता सार्थक होगी। कि साइबर फ्रॉड, बैंकिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कितना छोटा हो सकता है और कितना बड़ा हो सकता है, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा आप समझाइए। हो सकता है कि 10 रुपए का फ्रॉड जो है वो मेरे लिए कम अहमियत रखता हो, लेकिन वही 10 रुपए का फ्रॉड जो है मेरे एक ग्रामीण भाई के भाई लिए, के लिए। एक मेरे काश्तकार के लिए वो बहुत महत्व रखता हो। लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल उठाया है तो मैं आपको, मुझे याद आ रहा है कि चंडीगढ़ के अंदर एक हमारे जो वरिष्ठ लोग थे उनके साथ में 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 10 लाख लाख का? रुपए का। और ये संतोष केवल इस बात का रहा कि क्योंकि समय पे उन्होंने जानकारी दी तो उसकी वजह से उसको हम रोकने के अंदर कामयाब रहे, सक्षम रहे। तो राशि का कोई इसमें नहीं है। सामान्यतः 80 लाख रुपए की घटना हुई। अगर मैं अजमेर के हमारे एक बैंकर साथी का जिक्र करूं तो उस बैंकर साथी के साथ में 40 लाख रुपए की घटना हुई। 40 लाख की? तो प्रश्न ये है कि अगर 2200 करोड़ रुपए 2024 के अंदर इस रिपोर्ट हुए तरीके हैं। से रिपोर्ट हुए हैं तो राशि का 2200 करोड़ की राशि, जैसा आपने बोला कि वो अपने आप में एक छोटे से राज्य के लिए या छोटे से देश के लिए अपने आप में एक अर्थव्यवस्था बनाती है। इस साइबर फ्रॉड के बारे में आज की वार्ता हमारी तभी प्रासंगिक होगी साथियों और दर्शकों, जब आप इस चीज़ को समझेंगे कि फ्रॉड ऐसा नहीं है कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से फ्रॉड चल रहा है, तब से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। केवल साइबर वहाँ पे शब्द जुड़ गया, वो आज के संदर्भ में टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ गया। और उस समय की अगर हम बात करें तो तब जो है मसल्स पावर काम में ली जाती थी, लूटा जाता था, अपहरण किया जाता था, किडनैप किया जाता था। जब से ये साइबर बढ़ा है, साइबर को अगर सरल शब्दों में अपने दर्शकों तक मैं अपनी बात को पहुंचाऊं तो साइबर का मायने होता है इंटरनेट। इंटरनेट।
और इसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस जगह जिस पीड़ित व्यक्ति के घर तक पहुंचने की ज़रूरत है। इस तरीके के साइबर में केवल 2 चीज़ें ज़रूरत होती हैं दिनकर जी। एक हमें इंटरनेट चाहिए, आपको ध्यान होगा और दर्शकों को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि भारत जो है उसने इंटरनेट के क्षेत्र में 2G से 3G, 4G और 5G तक हम लोग आ 6G गए। पे अब अब आप 6G की स्विच अपन होने बात वाला कर है। रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है, इंटरनेट की सुलभता जो है स्मार्टफ़ोन के माध्यम से हमारे समाज के हर व्यक्ति तक पहुँच रही है, वैसे-वैसे साइबर फ्रॉड की संख्याएँ भी बढ़ रही हैं। जब शुरुआत हुई थी साइबर फ्रॉड की, उस समय जो है जितने फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जितने इस तरीके के ठग होते हैं, वो ठगों का प्रयास केवल एक होता है कि कैसे आप तक पहुँचे और पहुँच कर के आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लें। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल जैसे आपका अकाउंट नंबर है, जैसे आपका डेबिट कार्ड नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, ये जानकारी उन तक पहुँचनी चाहिए। सीवीवी। सीवीवी है, ओटीपी है। सीवीवी आपने बहुत बढ़िया एक प्रश्न उठाया है। मैं दर्शकों को, जो दर्शक नहीं जानते हैं, उनके लिए बता दूं कि सीवीवी जिस तरीके से ओटीपी होता है, उसी तरीके से हर डेबिट क्रेडिट कार्ड पे बैंकों की तरफ से एक सिक्योरिटी मेजर है, पीछे जो क्रेडिट कार्ड कार्ड के के पीछे पीछे 3 नंबर का होता है, जिसको हम लोग कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहते हैं। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, वैल्यू कहते हैं, सीवीवी। सीवीवी। अच्छा तो अच्छा। इसको जिस तरीके से ओटीपी हमको किसी को साझा नहीं करना है, उस तरीके से हमें सीवीवी को भी किसी के साथ साझा नहीं करना है। अब क्या होता था कि ये जानकारी ली कैसे जाए? दिनकर जी, एक बहुत ही प्रचलन है कि हम लोग जो है अपने मोबाइल नंबर हर किसी को दे देते हैं। पेट्रोल पंप पे हम लोग जाते हैं, मोस्ट मॉल में कॉमन। हम जाते हैं, वहाँ कोई भी सेल्स गर्ल्स या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आता है, आपको 2 नाइट का, 3 डे का गोवा का पैकेज का लालच देता है, कोई डिनर का कूपन का लालच देता है, 100 रुपए के कैशबैक का लालच देता है और उस लालच के तहत हम वशीभूत होकर के अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। जैसे ही आपने अपना मोबाइल नंबर दिया और मोबाइल नंबर ठगों के इकोसिस्टम में पहुंचा, वो आप उनकी अप्रोच के अंदर आना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही आपको कॉल किया, जिस तरीके से आपके साथ संपर्क किया, और वो लोग जो हैं, उनकी प्रयास ये रहती है कि किसी तरह वो आपकी फाइनेंशियल जानकारी को चुरा लें। चुरा। इसमें शुरुआत की उन्होंने फिशिंग। फिशिंग मतलब जैसे मछली का जाल अपन पकड़ते पहला हैं, शब्द है इसमें फिशिंग। फिशिंग है। उसमें वो लोग क्या करते थे, जब ईमेल की दुनिया शुरू हुई, पहले जब पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय अपने घर आते थे, जब से कंप्यूटर का युग शुरू हुआ तो हम ईमेल लोगों करना। ने ईमेल, ईमेल। हमारा एड्रेस हो गया। तो ईमेल के ऊपर वो आपको इस तरीके के लिंक भेजते थे, टेम्पटेशन भेजते हैं, जिससे वो आपकी वित्तीय जानकारी उन तक पहुंच सके। इसको साइबर की वर्ल्ड के अंदर इसको हम लोग फिशिंग कहते हैं। फिशिंग कहते हैं। फिशिंग के बाद उन लोगों ने क्या किया कि विशिंग करना शुरू किया। विशिंग। विशिंग, विशिंग का मतलब कुछ है, उनके प्रयास ये रहते थे कि ईमेल के माध्यम से, कई बार आप जैसे और हम जैसे लोग ईमेल का जवाब नहीं देते हैं, तब उन्होंने कॉल करना शुरू किया। कॉल करके आपको कोई लालच देते थे, किसी तरह की चीज़ें आपसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते थे। और विशिंग के साथ साथ फिर स्मिशिंग शुरू किया। स्मिशिंग। स्मिशिंग मतलब एसएमएस। एसएमएस। अब आपको पता होगा कि बिजली बोर्ड की तरफ से, टेलीफोन डिपार्टमेंट की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, बैंकों की हाँ, तरफ से मौसम कई विभाग। मैसेज आते हैं। मौसम विभाग भी मैसेज भेजता है। मैसेज आते हैं, जैसे मौसम विभाग भी आपको मैसेज भेजते हैं। अब ग्राहकों को नंबर जो है वो उन ठगों के तक पहुंच गए। अब वो उसी टेक्स्ट फॉर्मेट का मैसेज बना करके भेजते थे कि आपका बिजली का कनेक्शन जो है अगले 4 घंटे के अंदर कटने वाला है और आप ये लिंक के ऊपर अगर कटने से बचना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करें। इस तरीके के बैंकों की तरफ से कि आपका खाता जो है वो बंद हो जाएगा, आपका डेबिट कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, आपका केवाईसी का अपडेशन नहीं है, इस तरह की बातचीत जो है। तो मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आपके पास अगर इस तरह का कोई ईमेल आता है, इस तरह का आपके पास कोई कॉल आता है या आपके पास कोई मैसेज आता है जो लगता है कि किसी सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा भेजा गया है, तो आप कभी भी उसकी जानकारी पे विश्वास मत करिए। कोई भी बिजली का कनेक्शन 4 घंटे में या 2 घंटे में, बैंक का खाता बंद नहीं होता है। ये हमको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। ये स्मिशिंग वाली प्रोसेस। ये स्मिशिंग वाली प्रॉब्लम, प्रोसेस। क्या मतलब प्रोसेस है जिसको ये लोग साइबर के ठग काम में लेते हैं। जी।
यहाँ से ये लोग जो है इस तरह की आपकी वित्तीय जानकारी को चुराते हैं और वित्तीय जानकारी को फिर वो उपयोग में लाते हैं कि किस तरह आपके खाते में सेंध लगा करके और आपके खाते में जितनी भी राशि पड़ी है उस राशि को वो चुरा लें। जी। डिजिटल अरेस्ट का जो जिक्र आपने किया, हाँ, ये जो लेटेस्ट जो चल रहा है आजकल डिजिटल ये अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट जो है वो लेटेस्ट है और इसके अंदर बहुत कई बार पुलिस के डिपार्टमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, बैंकों के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि कभी भी पुलिस के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, एनआईए के द्वारा, ईडी के द्वारा, जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं उनके द्वारा व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के ऊपर कभी भी कोई जांच नहीं की जाती, कभी भी कोई जांच नहीं की जाती है। अगर कोई जांच होगी भी तो या तो आपके घर या ऑफिस के पुलिस के प्रतिनिधि आएंगे या सीबीआई के प्रतिनिधि आएंगे या वो आपको अपने कार्यालय बुलाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी अगर आपको व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के ऊपर इस तरह का एक माहौल बना करके बताया जाता है कि कोई सीबीआई कस्टम के ऑफिस से कॉल आपके पास आया है और वो आपको कानूनी कार्रवाई का डर दिखा रहे हैं या भय दिखा रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी समय उनके ट्रैपिंग से बाहर आ जाइए। अब प्रश्न एक आता है दिनकर जी कि आम आदमी को पता नहीं होता है कि अगर मैं डिजिटल अरेस्ट में आ गया जी। तो मैं बाहर कैसे निकलूं? हाँ, ट्रैपिंग से बाहर कैसे आना ट्रैपिंग है से ये। बाहर कैसे हाँ, निकलूं? ये बताइए। तो मेरा मानना ये है कि बिल्कुल, अभी जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे थे तो जिक्र आया था कि साइबर फ्रॉड के लिए इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट और एक कोई ना कोई डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, आईपैड भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है। सबसे सरल उपाय है सभी आम आदमियों के लिए कि आप अपने यहाँ इंटरनेट को ऑफ कर दीजिए। तो सबसे पहले इंटरनेट ऑफ करना है इंटरनेट को डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए। इंटरनेट जैसे ही ऑफ होगा, आपका और जो साइबर ठग हैं उनका जो कनेक्ट है वो कनेक्ट टूट जाएगा और जब कनेक्ट टूट जाएगा तब तक आपको समय मिल जाएगा कि आप उससे किस तरीके से अपने आप को बचा सकें, रोकथाम कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि साइबर ठग जो है ना, वो बहुत ही इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं। हमारी भावनाओं को वो लोग एनकैश करते हैं। जी, कैसे? आप देखिए कि एक 20 साल से लेके 25 साल तक हमारे दर्शकों के भी भाई बहन होंगे, बच्चे होंगे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है रोजगार की। रोजगार। अब वो इस तरीके के रोजगार के विज्ञापन देते हैं। मैं आपको कुछ समय पहले का एक विज्ञापन देता हूँ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन के नाम पे विज्ञापन दिया गया था और हाँ, और उसके अंदर जिस खाते में रजिस्ट्रेशन का अमाउंट जारी करना था वो खाता भी हमारे एक बहुत ही बड़े बैंक का खाता था। ये सब चीज़ें क्या है कि एक आम जनमानस में, हमारे दर्शकों में एक विश्वास पैदा करती है कि ये चीज़ सही है। तो ये चीज़ विश्वास पैदा करती है और वो, क्योंकि बेरोजगारी बहुत थी, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी हमेशा एक हर सरकार के लिए एक चुनौती रहती है। वो उस बेरोजगारी का, जितने बेरोजगार लोग थे उन्होंने सोचा कि 1000 रुपये में तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना है और उन्होंने वो 1000 रुपये भेज दिए। उस खातों के अंदर 1000 करके लाखों रुपए जमा हो गए। ये जानकारी जब सरकार और बैंक के ध्यान में आई तब उसके अगेंस्ट में एफआईआर की गई, वो सब खाते में ब्लॉक किया गया। लेकिन जब तक जो है बहुत सारे लोग इस बारे में ठग चुके थे। ऐसा ही अभी हमारे राजस्थान सरकार के अंदर भजन लाल जी की फ़ोटो के साथ में इस तरह का चीज अच्छा। हुआ, बिल्कुल। और वहाँ पे तो ठीक है, 1000-1500 रुपए की जो राशि होती है दिनकर जी, आम आदमी ये सोचता है कि यार मेरी नियति थी, मेरा नुकसान हो गया, वो उसकी रिपोर्ट नहीं कर। हाँ, कौन इधर उधर भागा दौड़। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इस तरह की अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी अगर इस तरह का कोई रोजगार का विज्ञापन हो या कोई लोन का विज्ञापन हो, तो दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वो संबंधित विभाग की साइट पे जाके या कार्यालय से उस चीज़ को कंफर्म करें, वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करें। केवल 1000-1500 रुपये जमा कराने की जल्दबाजी ना करें। तो ये एक मेरा निवेदन था। दूसरा, जो भावनाओं को किस तरीके से ये एनकेश करते हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट में भावनाओं वाला क्या है? जैसे डिजिटल अरेस्ट से ज़्यादा भावनाओं का एक संदर्भ मैं आपको देना चाहूँगा, कैट फिशिंग। कैट फिशिंग। कैट फिशिंग में क्या होता है कि आज के ज़माने में रिलेशनशिप जो है वो युवा पीढ़ी के लिए बहुत मायने रखती है और इस तरीके के वो अपने प्रोफाइल बनाते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आकर्षक फोटोएं लगाते हैं।
जो फेसबुक और इंस्टाग्राम। उसी तरह के माध्यम को यूज़ करते हैं, नाम किसी और का होता है। आप लोगों ने इस तरह के प्रकरण बहुत देखे होंगे, और वो रिलेशनशिप के नाम के ऊपर बाद में वो अल्टीमेटली वो चीज़ें साइबर ठगी के शिकार बनते हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार बनते हैं। ये तो हुए युवा वर्ग की बात, युवा पीढ़ी की बात। उन्होंने हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अच्छा। बच्चों को आजकल आपने देखा होगा कि समाज के अंदर मोबाइल पे गेम खेलने की आदत है। ऑनलाइन गेमिंग के बहुत सारे ऐप बने हुए हैं, प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। ऑनलाइन गेमिंग के अंदर शुरुआत के अंदर वो आपको 100 रुपया, 1000 रुपया, ये चीज़ वो आपको जिताते हैं, है ना। जिताने के बाद वो आपसे आपके अकाउंट्स की डिटेल मांगते हैं, ये कह करके कि हमें ये 1000 रुपया आपके पास भेजना है। आप उनके लालच में आ जाते हैं, और वहाँ से फिर जैसे ही उनके पास सारी फाइनेंशियल जानकारी आती है, चाहे अकाउंट नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, लिंक मोबाइल नंबर है, लिंक ईमेल आईडी है, उसके बाद वो अपने ठगी का जो उनका गोरख धंधा है, मैं शब्द को गोरख धंधा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, उसको वो आगे बढ़ाते हैं। कि बच्चे उनकी बातों में भी आ जाते हैं। बच्चे आ जाते हैं, और आजकल तो समाज के अंदर आपने देखा होगा कि अ, अगर 2 साल का बच्चा भी रोता है, तो हमारी जो नई पीढ़ी की माँ है वो मोबाइल पे गेम आगे कर देती है। वो कुछ उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली पे आ गए हैं। पहले ये होता था कि घर में जो दादी होती थी, नानी होती थी, वो उन चीज़ों को संभाल लिया करती थी। लेकिन तकनीक के फ़ायदे भी हैं, तकनीक के नुकसान भी हैं दिनकर जी, और तकनीक के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तकनीक जो है 5G 6G में भी हम आगे बढ़ेंगे, हमारे दर्शक भी बढ़ेंगे, और आज यही वजह है कि तकनीक के ऊपर ही हम लोग जो है स्पेस में पहुंच रहे हैं। स्पेस तक पहुंच रहे हैं। हमारे स्पेस से यहाँ तक बात हो रही है, और भारत की अर्थव्यवस्था अगर इतने तेज़ी से विकास कर रही है, सही, इसका डिजिटल इकोनॉमी का भी डिजिटल इकोनॉमी का बहुत काफी ध्यान बहुत है। बड़ा योगदान। अगर आप कोविड के पहले की बात करें, तो कोविड के पहले जो है वो क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं होते थे। हाँ, ये थोड़ा सा समझाइए क्यूआर कोड वाला क्या। क्यूआर कोड की पे ही बात पे मैं आना चाह रहा था, क्योंकि अब साइबर ठगों ने डिजिटलाइजेशन का जो दौर बढ़ा कोविड के समय डिजिटलाइजेशन अपने तीरों पे आ गया, और आज वो उस स्तर पे पहुंच गया है कि अगर मैं मेरे गांव की महिला जो सब्जी बेचने के लिए टोकरा लेके बैठी है, उसके पास भी क्यूआर कोड है ना। अगर मेरा रिक्शे वाला भाई जो है वो मुझे उतर के देता है, तो वो भी क्यूआर कोड पे। बहुत अच्छी चीज़ है। आज डिजिटल के अंदर हम विश्व में बहुत अग्रणी देशों में शामिल हैं, लेकिन उसके साथ सावधानी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अब क्यूआर कोड जो होता है वो हमेशा पेमेंट करने के लिए होता है, क्यूआर कोड पेमेंट करने के लिए होता है। भुगतान करने के लिए होता है। अच्छा। साइबर ठगों ने क्या एक इसका रास्ता निकाला, उन्होंने इस तरीके के कॉल करना शुरू किए ग्राहक, मतलब जिनको ठगना चाहते हैं वो, कि आपके नाम के ऊपर 1000 रुपया आएगा, हम आपको आपके खाते में जमा करना चाहते हैं, हम आपको एक क्यूआर कोड भेज रहे हैं, उसको आप स्कैन कर लें। पैसा भेजने के लिए कभी क्यूआर कोड का उपयोग नहीं होता है। क्यूआर कोड का यूज पैसा एक्सेप्ट करने के लिए किया जाता है। पैसा भुगतान करने के लिए हम क्यूआर कोड करते हैं, पैसा मेरे खाते में आना है उसके लिए क्यूआर कोड की आवश्यकता नहीं। तो वहाँ पे इन लोगों ने उस चीज़ का उपयोग किया, और उस क्यूआर कोड जो भेजते थे कि हम आपके खाते में पैसे, वहाँ पे उनके यहाँ इस तरीके की फाइल डाउनलोड हो जाती थी कि उनसे संबंधित सारी वित्तीय जानकारी उन तक पहुँच जाती थी। फाइल डाउनलोड हो जाती है। फाइल डाउनलोड हो जाती थी। एक मैं यहाँ क्योंकि जिक्र चल ही गया है, तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि जब कभी भी ईमेल के ऊपर या एसएमएस के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी माध्यम से यदि आपके पास कोई लिंक आता है, तो आप उसको डाउनलोड मत करिए। अगर लिंक आपका किसी वेरीफाइबल सोर्स से है, आपको पता है कि ये लिंक आपके एम्प्लॉयर ने भेजा है, या किसी रोजगार में जिसमें भी आप हैं उन्होंने भेजा है, तो आप डाउनलोड करिए। और .apk .apk। ये लिखी हुई फाइलें तो कभी भी आप डाउनलोड मत करिए। इस तरह की फाइलें साइबर ठगों द्वारा भेजी जाती है, और उसके बाद हमारा जो मोबाइल पे या हमारे आईपैड पे या लैपटॉप पे जो हमारा नियंत्रण होता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। फिर आपका ना तो ओटीपी, आपको लगेगा कि मेरे पास तो कोई ओटीपी आया ही नहीं, और बिना ओटीपी साझा किए मेरे खाते से पैसे कैसे निकल गए,
ये सब उस तरह की फाइल को डाउनलोड करने का कारण है। टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं, आईपैड का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, आप उससे अपना कंट्रोल खो देंगे और फिर आपके पास कोई चारा बचने का नहीं रहेगा। और अगर कभी ऐसा हो भी जाए दिनकर जी, तो मेरा जैसे कई बार हम लोग साधारण भाषा में बात करते हैं, अ, किस तरीके से भगवान ना करे किसी भी दर्शक के साथ ऐसी कोई साइबर फ्रॉड की घटना हो, लेकिन अगर हो जाए तो क्या करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन अगर आपको बीच में कभी ये पता पड़ जाए कि आपके खाते से पैसा डिडक्ट हो रहा है, आपकी जानकारी में आ गया है, तो सबसे पहला काम करिए कि अपने मोबाइल को इंटरनेट से दूर करिए। अपने मोबाइल को इंटरनेट से हटा लें, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ कर दें, चाहे नेट बंद कर नेट दें। बंद कर दें, कुछ भी इस तरह की चीज़ करिए ताकि जो कनेक्टिविटी है साइबर क्राइम करने वाले लोगों की वो आपके साथ में टूट जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उससे संभावना रहती है कि इस तरीके के फ्रॉड में आपकी राशि का नुकसान कम से कम हो। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी लिंक को क्लिक कर देते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना नेट बंद करना है, इंटरनेट बंद कर दें। कभी भी आपको अगर ये संशय हो कि आपके मन में ये आ जाए कि मैं कहीं साइबर ठगी का शिकार हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो पहला उपाय ये करिए कि किसी तरह उनके और आपके बीच में जो इंटरनेट का कनेक्शन है उसको आप बंद कर दें, समाप्त कर दें। समाप्त कर दीजिए। ये डिजिटल अरेस्ट के केस में भी लागू है, ये और तरीके के माध्यम के अंदर भी लागू है। और उसके बाद में क्योंकि संदर्भ आ ही गया है, तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हार्ट अटैक के केस में, हार्ट अटैक के केस में सारे डॉक्टर्स का, मेडिकल इंडस्ट्री का ये कहना है कि शुरू के कुछ समय जो होता है वो गोल्डन आवर, हाँ, गोल्डन आवर का गोल्डन आवर होता है, जिसके अंदर यदि आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपको बचा लिया तो जाएगा। आपको बचा लिया जाएगा, बचने की संभावना है। उसी तरह साइबर ठगी की दुनिया के अंदर भी गोल्डन आवर होता है। अगर कोई घटना आपके साथ, हम दिनकर जी और मैं दोनों प्रार्थना करेंगे कि कोई भी ऐसी घटना आपके साथ ना हो, लेकिन कभी हो जाए तो पहला काम जितना जल्दी हो सके, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक एनसीसीपी नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल बनाया है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। एनसीसीपी के नाम से है, और बहुत ही 4 अंकों का एक टेलीफोन नंबर है 1930। मैं दोबारा बोलता हूँ, 1930 1930 नंबर है। 1930 नंबर है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। आप अपनी पूरी घटना 1930 नंबर पे जितना जल्दी हो सके वहाँ पे प्रतिनिधि को बताइए। मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि ये 1930 का जो नंबर है दिनकर जी, ये 24 घंटे काम करता है, जिसको हम सामान्य बोलचाल में कहते हैं 24/7। 24/7 काम करता है। और दर्शकों, शायद आपको जानकारी होगी, बहुत लोगों को, मैं ऑन द कॉस्ट ऑफ द रिपीटेशन मैं आपको बताऊं कि इस 1930 जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है, पोर्टल है, इसके अंदर सारे बैंक जुड़े हुए हैं, सारे बैंक जुड़े हुए, बैंक का मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक सारे। सारे बैंक, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वॉलेट, पेटीएम, सब कुछ, सारे ई वॉलेट्स भी इससे जुड़े हुए हैं। और सारे पुलिस थानों की जो साइबर डेस्क है वो भी इनसे जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। तो एक और चॉइस 24/7 काम करता है, सारे बैंक के अधिकारी भी। तो अगर आपने अपनी जानकारी उनको जितनी जल्दी आप साझा करेंगे, उतनी जल्दी आपके पैसे का जो नुकसान हो सकता है, आपके खाते से जो पैसा निकल करके कहीं गया है, उसको भी हम रोक सकते हैं, क्योंकि सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म के तहत काम करें। तो ये 1930 नंबर जो है दिनकर जी, आपके माध्यम से दर्शकों के लिए एक रामबाण के रूप में काम संजीवनी बूटी बूटी है, की या है। रामबाण कह सकते हैं आप। वैसे फर्स्ट तो एड भी कह सकते हैं इसको। फर्स्ट एड भी कह सकते हैं ये। और जितनी जल्दी आप करेंगे, सबसे पहले काम ये करिए, उसके बाद में फिर अपने बैंक की हेल्पलाइन नंबर पे पहुंचना और फिर अपने बैंक को कंप्लेंट करना, वो सब प्रोसेस भी अपने को करने हैं। आवश्यकता है तो अपने को एफआईआर भी करवानी है, वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे। लेकिन पहला प्रयास जो है वो 1930 नंबर पे अपनी बात को पहुंचाने का है। तो वहाँ से रिप्लाई मिलता है फिर कुछ, कैसे बाद में कुछ रेफरेंस नंबर आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, ताकि आप आगे जब भी संबंधित बैंक में जाएंगे या संबंधित पुलिस थाने की साइबर डेस्क में जाएंगे, तो आप उस रेफरेंस नंबर का उपयोग कर सकते हैं।
ये पहली चीज़ है जो आज के टीम को करनी चाहिए। टीम को करनी चाहिए। गोल्डन आवर है ये, गोल्डन। गोल्डन आवर है। तो ये इस तरह की घटनाओं में रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आप और हम बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1930 नंबर अगर हम लोग सब तक पहुंचा पाएँ, और ना केवल आप और हम बल्कि भारत सरकार का हर मंत्रालय, इवन जो संगठन बने हुए हैं वो संगठन भी इस बात को सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप जैसे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, आप पहले डीजीएम थे, तब भी आप अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ जानकारी देते रहते होंगे, तो बहुत सारे शायद हो सकता है एनजीओज भी इससे जुड़े हुए होंगे। जिस तरह आप और हमारा प्रयास है दर्शकों के साथ बात करने का, रूबरू करने का, अभी पिछले महीने ही जो है पुलिस मुख्यालय के पास में एक एनजीओ की मदद से वहीं पर जो है इस तरीके के साइबर फ्रॉड करने के जो शिकार लोग हैं उनको गाइड करने के लिए एक डेस्क लगाई गई है, एक कक्ष लगाया गया है ताकि उन सबको गाइड किया जा सके। लेकिन वहाँ तक पहुँचना और में अगर समय भी है तो मेरा तो ये निवेदन है आप सभी से, दर्शकों से, कि आप 1930 नंबर सबसे पहले करिए। और भारत सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से, भारत का सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जो फीडबैक हमें प्राप्त हो रहे हैं, मैं जानकारी के लिए दर्शकों को आप अगर अनुमति दें तो मैं साझा करता हूँ। कई दफ़े क्या होता है कि हम बैंकों के हेल्पलाइन नंबर भी सर्च इंजन के ऊपर, गूगल पे और इन पे हम सर्च जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अब वहाँ भी क्या होता है कि गलत नंबर आ जाते हैं। अच्छा, किसी ने सर्च किया बैंक का हेल्पलाइन मान नंबर, लीजिए एसबीआई का सर्च किया। उदाहरण दिया एसबीआई का, तो वहाँ पे जो एसबीआई का नंबर है 1801 2 3 4, उसकी जगह वहाँ कोई और नंबर आ जाएगा और जल्दीबाजी में हम और जल्दीबाजी में हम उस नंबर को डायल करेंगे तो वो नंबर जाकर के किसी फ्रॉडस्टर से लिंक हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये समझते हुए कि आप बैंक से बात कर रहे हैं, आप अपनी सारी फाइनेंशियल जानकारी साझा कर देंगे तो और ठगी के शिकार के अंदर मुझे आप लग रहा है वो बात भी बैंक वालों की तरह करते हैं, इसका बिल्कुल मतलब उन लोगों को जिससे आदमी को विश्वास हो जाए कि एक बैंक। विश्वास पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, निश्चित मानिए कि बैंकर की जो एक्सपर्टीज़ है वो उनमें नहीं होती, लेकिन आम आदमी के लिए तो वो चीज़ काफ़ी हो जाती है। मेरा निवेदन है सभी से कि अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस बात को नोट कर लें। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीडबैक के आधार पे सारे बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेल्पलाइन नंबर को 1600 से शुरू कर दिया। 1600 से शुरू होंगे बैंकों के हेल्पलाइन नंबर। 1 अक्टूबर की डेट अभी दी गई है कुछ ही समय में। तो ये सारे जो भी हमारे बैंकों के ग्राहक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनको ये जब कभी भी 1600 को कॉल करेंगे या 1600 से कॉल आएगा तो उनको ये विश्वास रहेगा कि मैं किसी फ्रॉडस्टर से या साइबर ठगी करने वाले व्यक्ति से बात नहीं कर, किसी ऑथेंटिक आदमी किसी से। ऑथेंटिक। तो ये नंबर आप ज़रूर नोट करें कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको जब कॉल करेगा वो नंबर जो है 1600 से प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट कंपनियां भी 1800 वाला नंबर से ही शुरू जी करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ट्राई की तरफ से, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैंकों के साथ में, सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ में ये निष्कर्ष हो चुका है कि 1600 का जो सीरीज़ है वो केवल और केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बुक रहेगा। रहेगा। तो इसी तरीके से एक और इनिशिएटिव मैं आपके साथ साझा कर लूँ जो पाइपलाइन में है, लेकिन उसके अंदर ये है कि जितने भी बैंकों की वेबसाइट्स हैं, क्योंकि जब गूगल पे हम बैंकों की वेबसाइट्स को सर्च करते हैं तो वो भी अलग अलग होती है। कई बार हम फर्जी वेबसाइट पे चले जाते हैं और फर्जी वेबसाइट से हम ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो उस पे भी सरकार ने ये निर्णय लिया है और रिजर्व बैंक उस चीज़ को लागू करने जा रहा है कि बैंकों की वेबसाइट के लास्ट में डॉट बैंक होगा, डॉट बैंक। बैंक होगा। ओके। और ये वेबसाइट का जो एड्रेस है, ये जो डोमेन है, ये केवल बैंकों को ही जारी होगा। कब से शुरू होगा सर? ये अभी जो डेट है 1600 वाली, वो 1 अक्टूबर से है। लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से लागू नहीं होता है, मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो बैंक की जो ऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं उसी पे जाएं, या बैंक की पासबुक पे और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पीछे जो हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं उन्हीं का उपयोग करें।
तो कम से कम हमारे लिए ये नहीं होगा कि हम एक तो ठगी के शिकार हो गए। जैसे पहले .org होता था, तो बैंक के लिए .बैंक डॉट बैंक बैंक हो होगा, गया। जैसे गवर्नमेंट की साइट है उस पर .gov.in होता है, तो उसी तरीके से ये सुरक्षात्मक उपाय जो है वो किए जा रहे हैं। बैंकों की तरफ से जागरूकता फैलाई जा रही है, स्कूलों के अंदर भी जाकर के बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो आपके बैंक ये काम करते हैं, स्कूल के बच्चों तक सभी पहुंचते हैं? सभी बच्चे, मैं आपसे साझा करूं कि अभी पिछले पिछले साल की बात है जब भारतीय स्टेट बैंक ने जयपुर के अंदर जो स्कूलें हैं, जिस विभाग में हम थे उसी विभाग के सौजन्य से ये काम किया गया। उन स्कूलों के अंदर 10th-12th के बच्चों को एक जागरूकता फैलाई गई कि किस तरीके से उनको साइबर फ्रॉड से बचना है। आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे बैंकिंग के और मेरे फ्रीलांसिंग जो मेरा यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन है, उसको साझा करने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि अगर आज हमारी वार्ता से 5 जने भी यदि साइबर ठगी का शिकार होने से बच गए, तो आपकी और मेरी आज की जो बातचीत है वो सार्थक होगा। और कहीं ना कहीं देखिए हमें संतोष होता है। हमारे से पहले लोगों ने हमें सिखाया। मुझे याद आता है जब मीडिया में मैंने प्रिंट मीडिया में शुरुआत की, तो हमारे जो सीनियर थे उन लोगों ने हमें सिखाया। आज वो रोल हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर ये रोल जो है आपकी और हमारी जगह कोई और व्यक्ति करेगा। कई लोगों को फ़ोन आता है बैंकों से केवाईसी अपडेशन के लिए। ये केवाईसी अपडेशन क्या होता है और इसमें फ्रॉड करके कैसे लोगों को परेशान किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। केवाईसी अगर मैं उसके शाब्दिक अभिप्राय में जाऊं तो नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। के से नो, वाई से योर, सी से कस्टमर। नो योर कस्टमर मतलब अपने ग्राहक को जानिए। अगर आप थोड़ा पहले जाएं, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने जो मदर फादर थे, वो लोग जब भी अपने बहन का बेटी का रिश्ता करते थे तो आपको पता होगा कि वो ग्राहक उस संबंधित परिवार के लिए जानकारी करते थे। गांव के अंदर कुछ ब्राह्मण परिवार या कुछ इस तरीके के व्यक्ति होते थे, वो एक दूसरे परिवारों की जानकारी को साझा किया करते। तब साइबर का युग तो था नहीं कि हम किसी मैट्रिमोनियल साइट पे चले जाएं। उस समय भी ये जानकारी होती थी। एक कहावत मुझे याद आ रही है, शायद बिल्कुल अक्षरश तो सत्य है या नहीं, लेकिन वो कहावत कुछ इस तरह से थी कि पानी पीजिए छान के और बेटी दीजिए जान के। तो मैं उस कहावत को आज के संदर्भ में जोड़ता हूँ कि आप कोई भी क्लिक करें तो वो जान करके क्लिक करिए। मतलब क्लिक करें जान के। क्लिक करें तो वो जान करके करें। केवाईसी जानकारी जो है सभी बैंक अपने कस्टमर्स का जब भी खाता खोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 6 ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। 6 प्रकार के ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर पैन नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, और भी 4 चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति के पास में उपलब्ध होती है ताकि वो खाता अपना खुलवा सके और आर्थिक विकास की जो मुख्य धारा है उसके साथ जुड़ सके। उद्देश्य ये रहता है। अब उस केवाईसी का फ़ायदा जो है साइबर ठग उठाते हैं। उन्होंने केवाईसी के नाम पे इस तरीके के मैसेज भेजना शुरू किए, साथ में एक लिंक दे दिया। वो लिंक जो है, वो लिंक सीधा जो साइबर ठगी करने वाले लोग हैं उन तक जाता था। कभी भी आपका खाता बैंकों की तरफ से 2 घंटे पे या 4 घंटे में बंद नहीं होने वाला है। दर्शकों के लिए उपयोगी बात ये बहुत उपयोगी बात है। ऐसा नहीं है कि बैंक, कोई भी बैंक आकर के केवाईसी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आज से ही आपका खाता बंद कर देगा। वो भी पूरी तरह से वेरीफाई करते वो हैं। आपको सूचना देता है। और मेरा सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि केवाईसी खाते को आप हमेशा अपडेट रखें। केवाईसी खाते को हमेशा अपडेट रखें। अगर बैंक की तरफ से कोई सूचना आपको प्राप्त होती है तो सबसे सुरक्षित माध्यम है हम हमारी शाखा में जाएं और वहीं पे हमारा डॉक्यूमेंट दें, वो अपडेट करें। ब्रांच विजिट करें। अगर आप टैक्स सेवी हैं तो बैंकों के जो इंटरनेट बैंकिंग के कनेक्शंस हैं, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो वहाँ पर भी एक लिंक होता है जहाँ पर आप अपना अपलोड कर सकते हैं और आधार कार्ड के ओटीपी के आधार के ऊपर आप अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, केवाईसी ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने में अपडेट करना है। अगर सैलरी क्लास व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, वो व्यक्ति के लिए पीरियोडिसिटी 8 साल होती है, 10 साल होती है या 2 साल होती है।
ऐसा नहीं है कि आपने आज अपना केवाईसी अपडेट कराया, 6 महीने बाद आपको फिर अपडेट करना है। पर ये हमारी सुरक्षा के लिए है कि हम हमारे खाते को समय समय पे अपडेट कराते रहें। अपडेट कराने से फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपका कोई पुराना ईमेल आईडी दिया हुआ होगा, पुराना मोबाइल नंबर दिया होगा, तो उसका दुरुपयोग जो है साइबर ठगों तक नहीं किया जाएगा। और साइबर वर्ल्ड की बात मैं करूं, अगर हम जान पहचान की बात करें, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की बात करें, दर्शकों को खाता खुलवाना है, उस संदर्भ के अंदर केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। लेकिन साइबर के वर्ल्ड के अंदर इसका मतलब होता है नो योर क्लिक। नो योर क्लिक। क्लिक क्लिक मतलब कोई भी लिंक आपके पास आएगा, कोई भी ठग आप तक जब पहुंचेगा तो वो कोई ना कोई लिंक भेजेगा, किसी न किसी तरह आपसे जुड़ेगा, चाहे वो टेलीफोन करे, चाहे ईमेल भेजे, चाहे आपको किसी भी माध्यम से बातचीत करे, चाहे आपको व्हाट्सएप कॉल करे, वो माध्यम पे आप कभी भी क्लिक मत करिए। अगर अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है मत उठाइए, क्योंकि जब तक आप उठाएंगे नहीं, और आजकल व्हाट्सएप स्कैम बनने लग गए। मैं तो मेरा तो ये व्हाट्सएप स्कैम होता व्हाट्सएप है? स्कैम होने लगे। अच्छा। व्हाट्सएप के ऊपर आपके नंबर आएंगे, कई तरीके के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, सेल्स के ऑफर्स आते हैं। सेल्स के ऑफ़र आएंगे, उन पे लिंक किया जाएगा। कई बार आपको ये कहा जाएगा, दर्शकों आपको तो शायद जानकारी भी होगी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आज की रात जो है 75 वर्ष हो गए इस संस्था के, इसके ऊपर जो है ये प्रोडक्ट जो है पुरस्कार दिया जा रहा है, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, किसी भी मान्यवर की तरफ से, मित्रा की तरफ से, जो इंटरनेट सोशल फ्री करने का भी वो कई तरीके की चीज़ें हैं कि आपको इतना जीबी इंटरनेट फ्री किया जाएगा, आप यहाँ लिंक करके अपनी सूचना भरिए। हम सूचना भरना शुरू करते हैं, और हमारी जो सूचनाएं जैसे ही साइबर ठगों तक पहुँचेगी, उनके लिए रॉ मटेरियल हो जाता है। रॉ मटेरियल उनके लिए खुराक हो जाती है, उनके लिए शाम के अच्छे से खाने की व्यवस्था हो जाती है। तो ये चीज़ें, दर्शकों आपसे मेरा अनुरोध है कि हम कोई भी ऐसा मौका उनको ना दें जिससे हमारी वित्तीय जानकारी उन तक पहुँचे। और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो सबसे पहला काम करिए, 1930 नंबर के ऊपर अपनी बात को, पूरी बात को, किस नंबर से फ़ोन आया, क्या घटना हुई, पूरी विस्तार से उनको बताइए। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है 1930। पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके बाद में फिर हम जो बैंक में जाए, मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि रात को 11 बजे आपके साथ घटना हुई। रात को 11 11 बजे ठगों के लिए तो कोई समय नहीं होता ना, वो रात को 11 बजे कोई घटना हुई। अब 11 बजे कौन सी ब्रांच की शाखा खुली होगी? आपके पास दो ही माध्यम हैं, या तो बैंकों के हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट पे जाकर के अपनी बात को कहें, और या फिर पुलिस में जाएं। पुलिस के पास अपनी प्राथमिकताएं हैं, और रात के समय जाना ठीक नहीं है। तो भारत सरकार का ये जो इनिशिएटिव है, और इसके बाद मैं आपसे साझा करूं कि 2025 के जो पहले 5-6 महीने हैं, उसके अंदर जो साइबर घटनाएं हो रही हैं, जो रिकॉर्ड हो रही हैं, उसमें कमी आना शुरू हुई है। कमी आना शुरू हुई है, जागरूकता का लेवल बढ़ा है। जागरूकता का लेवल बढ़ा है। आपने कुछ समय पहले, आपको याद होगा कि जब कभी भी आप मुझे फ़ोन करते थे या मैं किसी और को फ़ोन करता था, तो साइबर के बारे में कॉलर ट्यून आती थी, मैसेज आते थे, अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ आती अमिताभ थी। बच्चन साहब की आवाज़ थी। ठीक है, वो किसी और कारण से वो समय समाप्त हो गया, और ये माना गया कि अब जागरूकता अच्छे से हो चुकी है, तो उसको रोक दिया गया, उसको रोक दिया गया। तो इस तरीके के प्रयासों को जो है, अब उससे जागरूकता बढ़ रही है। और आज हमारी जो कोशिश है, ये गुड न्यूज़ बता रहे हैं आप। जी बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ है। और लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है, सुरक्षा ही जो है वो उपाय है, रोकथाम ही उपाय है। अदरवाइज़ मुझे भी याद आता है कि जब कभी भी हम रोड के ऊपर नेशनल हाईवे पे जाते हैं, तो एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी रहती थी कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। तो साइबर फ्रॉड के केस में भी यही चीज़ है कि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, आपने आने वाले फ़ोन को देखा नहीं, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या लिंक है, तो इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो जब सुबह वो आदमी बैंक की शाखा में जाएगा जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो बैंक के जो ऑफिसर्स हैं उसको क्या रेमेडी देंगे? बैंक के अधिकारियों की तरफ से भी सबसे पहली सलाह तो यही दी जाती है कि आप 1930 पे रजिस्टर्ड कराएं। रजिस्टर्ड कराएं। उसके अलावा जिस बैंक का जो अपना सिस्टम होता है, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक का खाता डेबिट हुआ, और जो राशि है फ्रॉडस्टर्स के द्वारा वो बैंक ऑफ बड़ौदा में गई, अच्छा।
तो आपस में बैंकों का जो सिस्टम है एजेंसी, उसके द्वारा हम उसको एक दूसरे बैंक को बताते हैं कि भाई ये इस तरह का अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है, इस अनऑथराइज ट्रांजैक्शन को आप होल्ड लगाएं। लेकिन बैंक के माध्यम से जो चीज़ हो रही है वो एक माध्यम जो है पोर्टल के माध्यम से भी हो रही है। दूसरा बैंक ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आप अपने पासवर्ड को चेंज कर लें इंटरनेट बैंकिंग के। आप अपने अकाउंट में या तो अकाउंट नंबर जो है उसको अगर आपने मोबाइल में लिख, क्योंकि वो जानकारी उनके पास आ चुकी है, तो पासवर्ड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और इस संदर्भ में मेरे को आपने बताई, मैं दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि सामान्यतः हम लोग जो भी पासवर्ड रखते हैं वो हमारी डेट ऑफ बर्थ को रखते हैं। बहुत अच्छा हुआ तो आपका कोई अच्छा दोस्त है उसकी डेट ऑफ बर्थ को रख लेंगे, और ज़्यादा हुआ आप अपनी पत्नी पे मेहरबान हो जाएंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, एनिवर्सरी डेट है, उसको आप साझा कर लेंगे। इस तरह की डेट्स वगैरह जो है वो रिकॉर्ड सारा साइबर ठगों के पास में होता है, कहीं ना कहीं माध्यम होते हैं उससे उनके पास ये सूचनाएं होती हैं। थोड़ा सा पासवर्ड को सुरक्षित बनाइए। ज़्यादातर चीज़ों में हम लोग पासवर्ड जो है वो अल्फा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिकल मतलब ABC का भी उपयोग करते हैं, कैपिटल स्मॉल का भी उपयोग करते हैं, 1 2 3 का भी उपयोग करते हैं, और जो स्पेशल मार्क होते हैं जैसे हैश है, सिंबल है, उनका भी उपयोग करते हैं। उनको अभी मिक्स करके बनाए पासवर्ड। उनको मिक्स करके आप पासवर्ड बनाएंगे तो वो पासवर्ड फ्रॉडस्टर्स के लिए क्रैक करना मुश्किल है। और ताले किस लिए होते हैं सर? ताले केवल रोकने के लिए होते हैं, बाकी तो चोरों के लिए ताले कहाँ होते हैं। लेकिन ये पासवर्ड भी एक तरीके से आपका ताला है, लॉक है। इसको आप जितना सुरक्षित बनाएंगे उतना ही फ्रॉडस्टर्स के लिए आपके अकाउंट्स में जाना मुश्किल होगा। तो उस चीज़ को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। और मुझे तो एक चीज़ याद आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या पता नहीं कोई कंपनी थी मल्टीनेशनल, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये एडवाइजरी दी कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनका अगर आप पासवर्ड बनाते हैं, संस्कृत के शब्द संस्कृत के शब्दों का, तो संस्कृत के शब्दों को पासवर्ड को क्रैक करना जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। वो आज के साइबर वर्ल्ड में पासवर्ड बनाने के लिए भी उपयोगी होने लगी है। और आप साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड से, जैसे कि अनिल जी ने बताया कि संस्कृत के जो शब्द हैं, वो हो सकता है बाहर, हमारे देश से भी बाहर कोई साइबर फ्रॉडस्टर आपके पीछे लगा हुआ हो, तो संस्कृत के शब्द तो आसानी से पकड़ में उनसे नहीं आएंगे। साइबर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जिस जगह आप रहते हैं, हमारे देश का जहाँ हमारे दर्शक रहते हैं वहीं का हो। वो वियतनाम से भी हो सकता है, म्यांमार से भी हो सकता है, थाईलैंड से भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका से भी हो सकता है, कहीं से भी हो एक सकता है। आप, हम अभी बात कर रहे थे चाय पीते पीते, आपने कोई म्यांमार की घटना का उल्लेख, मैं वो आपको बिल्कुल सही आप बता जो रहे हैं हमारे कि युवा लोग हैं वो उनके हमारे लिए। राजस्थान से ही जुड़ी हुई घटना अच्छा। है कि इस तरीके के साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों ने एक विज्ञापन दिया कि उनको बीटेक करे हुए कंप्यूटर साइंस के लोग चाहिए, और अच्छे पैकेज की उन्होंने घोषणा की। कुछ लोग जो है उनके उस विज्ञापन के संदर्भ में फाइनली सेलेक्ट भी हुए। सेलेक्ट होने के बाद उनको म्यांमार के अंदर ले जाया गया, और म्यांमार वर्मा जिसका पुराना नाम है, वहाँ उनको ले जाया गया और वहाँ से उनको साइबर फ्रॉड कराना शुरू किया गया। अच्छा, यहाँ से सेलेक्ट करके वहाँ इस काम के लिए ले गए। उनको गिरोह में दिया गया। जो उनको अच्छे पैकेज का लालच दिया गया था, वो पैकेज सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए। एक जंगल के अंदर उनको एक इस तरीके के अनहाइजीनिक वातावरण में रखा जाता था। ये तो सौभाग्य था उन उन युवा साथियों का जो युवा टेक्नोक्रेट थे। और उनको आप आश्चर्य करेंगे कि सर जिस तरीके से इंसेंटिव होता है कॉरपोरेट वर्ल्ड में, क्या उन्होंने पैसे भी दिए थे इसके वहाँ लिए? उन्होंने ये इंसेंटिव दिया था कि अगर आप किसी व्यक्ति का फ्रॉड करके 10 लाख रुपए आप अगर उनके गिरोह को, एजेंसी को देते हैं, तो उनको 2 लाख रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। अच्छा। इस तरीके से इन लोगों ने ट्रैप में और यहाँ से गए तब भी पैसे लिए होंगे यहाँ उनसे? से गए तब उन्होंने प्रारंभिक जो खर्चे होते हैं वो तो एम्प्लॉय के ऊपर आते ही हैं, वो भी लिए। और वहाँ जाने के बाद जो पैकेज उनको लालच दिया गया था, वो पैकेज तो एक तरफ रह गया, उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी बड़ी दयनीय हो गई। ये तो उन युवा साथियों का सौभाग्य था। दर्शकों, आपसे वैसे ही साझा कर रहा हूँ कि कई दफ़े नौकरी के झांसे में आने के पहले भी हमें ये देखना है कि जो नौकरी हमें दे रहा है वो व्यक्ति कौन है, संस्था कैसी है, क्या उसका प्रोफाइल है। म्यांमार में जैसे आपको पता है कि मिलिट्री शासन था। मिलिट्री की जो जंगल में एक रेड हो रही थी, उस समय उन लोगों को पकड़ा गया। और फिर जो भारत की एम्बेसी है वहाँ पे,
उसके बाद शायद आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि पिछले हफ्ते हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि पिछले हफ्ते ही उनको 23 जनों को वापस राजस्थान भेजा गया। ये तो जॉब फ्रॉड का मामला हुआ है। बिल्कुल, ये इस तरह की घटनाएं जो हैं, मैंने आपको शुरू में कहा था कि साइबर जो ठगी हैं, जो वो फ्रॉडस्टर्स हैं, किसी बाउंड्री को नहीं मानती। वो किसी किसी हायरकी को नहीं मानते, किसी बाउंड्री को नहीं मानते, और आपकी भावनाओं से किस तरह से खेला जाता है, उसका कोई भी एरिया नहीं छोड़ते। वो चाहे कैट फिशिंग हो, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे वो बच्चों के मोबाइल गेम हो, चाहे वो आपके मैट्रिमोनियल साइट्स हों, कुछ भी चीज़ हो, वो आपके इमोशंस को एनकेज करते हैं। तो भावनाओं से खिलवाड़ के साथ आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है। आप बड़े खतरे में पड़ सकते हैं कि जो आपकी मेहनत की कमाई है वो किसी गड्ढे में दफन हो सकती है और आपको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन भारत सरकार, हमारा गृह मंत्रालय और आप जैसे जो एक्सपर्ट हैं, बैंक अधिकारी हैं, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि साइबर फ्रॉड से, खासकर फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड से कैसे बचें। अपने आप अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो 1930 नंबर 1930 पर आप सबसे पहले कॉल करें। ये एक बहुत सारी जानकारी आज अनिल जी आपने हमको प्रदान की, और एक फाइनल कमेंट मैं चाहता हूँ दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दें कि जो उनको रेमेडी के रूप में और फर्स्ट एड के रूप में काम आ सकें। सभी से मैं एक ही अनुरोध करता हूँ कि आज जो बात आपके और मेरे साथ में हुई है, जो जागरूकता मैंने प्रयास किया आप तक पहुँचाऊँ, मुझे आप एक दोस्ती का नाता है, एक मित्र के रूप में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस बात को आप अपने तक मत रखिए। अच्छा। इस बात को आप कम से कम 5 लोगों तक पहुँचाइए। एजुकेशन है। 5 जो है वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, 5 आपके मित्र हो सकते हैं। दिनकर जी, इसके पीछे मेरी सोच क्या है कि आज हमने, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने 200 लोगों से बात की, आपने और मैंने, बात 200 तक पहुँची। आज ऐसे साइबर मित्र के रूप में, जैसे साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं, वैसे साइबर मित्र के रूप में आप ये बात 5 जनों को पहुँचाइए, तो 200 गुणा 5 यानी 1000, 2 5 ज़ा 10, यानी 1000 लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और जागरूकता से जब 1000 लोग फिर 5 लोगों तक पहुंचाएंगे, तो एक तरीके से ये श्रृंखला चलेगी और हमारा जो सार्थक प्रयास है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। तो मेरा दर्शकों आपसे यही अनुरोध है, और निश्चित रूप से फिर कभी दिनकर जी ने या टीम ने याद किया तो हम फिर मिलेंगे। और अगर आप बचते हैं कभी, तो निश्चित रूप से हमें एक संतोष होगा कि दिनकर जी के साथ बातचीत का हमारा प्रयास सफल रहा। धन्यवाद दिनकर जी। जॉब फ्रॉड, फिशिंग, क्विशिंग, कैट फिशिंग, या बैंकों में केवाईसी के नाम पर जो धोखाधड़ी होती है, या बहुत सारी जो फाइनेंशियल धोखाधड़ियाँ हैं, खासकर जो ट्रेंड में है डिजिटल अरेस्ट। फाइनेंशियल फ्रॉड का एक नया रास्ता डिजिटल अरेस्ट, जिसकी एक कहानी मैंने शुरू इस पॉडकास्ट के शुरू में ही आपको बताई। तो आज के ज़माने में एजुकेशनिस्ट होना या एजुकेशन प्राप्त होना करना ही काफ़ी नहीं है, अवेयर होना काफ़ी है। अंत में अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। दिनकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद किया, ऐसे ही याद करते रहिएगा। और दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पॉडकास्ट को जितना आगे फैलाएंगे उतना हम लोगों की सार्थकता रहेगी। धन्यवाद। तो ये था डिटॉक शो पॉवर्ड बाय कुदरत स्टूडियो। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं किसी इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट के साथ। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।